नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और मेरे साथ फ्रेम में धीरज है हमारे साथी। और ललन टॉप पर आप कल दिन भर कई सारे मौकों पे यूपी का, पंजाब का, गोवा का, मणिपुर का और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों के चुनाव का जो परिणाम आया था उस पर सुनते रहे, परिणाम देखते रहे, जो जो अपडेट्स थे, जो जो बातें हमने नोटिस की, आपने नोटिस की, आपसे देखते रहे। अब समय है अखबारों को देखने का। आप तमाम अखबार पढ़ेंगे, तमाम हिस्से जानने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है भैया चलो हम ही लोग बता देते हैं कि आज जो बड़े अखबार हैं देश के, उन्होंने चुनाव नतीजों को लेकर क्या छापा, क्या बताया है, विश्लेषकों ने क्या कहा है। बीच का एडिट वाला पन्ना, जिसको कई कई बार लोग भारी भरकम होने की वजह से छोड़ के आगे भी बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी क्या बताया है, इस सब पर भी थोड़ी ब्रीफली हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धीरज हमारे साथी होंगे। हम लोगों ने अखबार बांट लिए हैं, कुछ अखबार धीरज के जिम्मे, कुछ अखबार मेरे जिम्मे। और सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर का रुख करता हूं, हिंदी का अखबार है। और पहले पेज पे इन्होंने हेडिंग लगाई है महाराज योगी। कल का जो एक शाम का जो वक्फा था जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश महाना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दिनेश शर्मा, ये लोग होली खेलते और अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते लखनऊ हेडक्वार्टर पे दिखे थे। उसकी तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। और लिखा है महाराज योगी, महा के बाद एक हाइफन है। और पंजाब के बारे में उन्होंने एक सब हेड दिया है कि पंजाब आपकी झाड़ू ऐसी चली कि कांग्रेस के 17 में से 10 मंत्री हार गए। ठीक है, मंत्रियों का हारना जो है, यूपी में भी हमने कई सारे मंत्रियों को हारते हुए देखा है। तो मंत्रियों का जो हारना है उसको लेकर थोड़ा सा जनता के मन में ये भी रहता है कि मंत्री हार गया। कितना भी बड़ा नेता कैंपेन करने आया लेकिन मंत्री हारता है तो आपको अपनी पब्लिक पॉलिसीज को, पब्लिक पॉलिसी की इंप्लीमेंट करने वाले को, पॉलिसी मेकर्स को, इस पूरे सिस्टम को फिर से नेताओं को, नीति निर्माताओं को देखना चाहिए। अगर आपके नेता चुनकर नहीं आ रहे, मंत्री चुनकर नहीं आ रहे, जाहिर सी बात है ये सवाल उठता है कि आखिर आप 5 साल सत्ता में रहे और आप मंत्री बने और फिर जाकर के आपने क्या ग्राउंड पे किया। और एक तरीके से मुझे ये लगता है सिद्धांत कि जब मंत्री या कोई बड़ा ऐसा नेता हारता है तो एक तरीके से लोकतंत्र में जो हम बात करते हैं कि 5 साल बाद हर किसी का टाइम आता है और आप भले ही मंत्री हो, मुख्यमंत्री, जैसे हमने पंजाब में देखा कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे हार गए जी। तो ये है कि जनता जो है वो सर्वोपरि है, वो जनार्दन है। और वो जब आप ग्राउंड पे 5 साल बाद चुनाव पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब आप 5 साल सत्ता में रहें तो अच्छे काम करें ताकि जब आप लौटे तो आपको दोबारा चुने जाने की संभावना बनी है। या आपको अपना चुनाव जीतने के लिए किसी बिग फेस की जरूरत ना हो, आपके काम खुद अपनी बात करते हो। और दैनिक भास्कर ने नतीजों का कल पर असर, जो आने वाला कल है उसका असर भी क्या है। 11 राज्यों व लोकसभा चुनाव में भाजपा की दावेदारी भारी है। राज्यसभा में भी भाजपा की ताकत बढ़ेगी और राष्ट्रपति चुनाव भी आसान होगा, ऐसा भास्कर ने कयास लगाए हैं। इसके अलावा भास्कर ने सियासी कुंडली लिखी है, मतलब किस किस साल में किनके किनके साथ क्या हुआ, क्या देखा गया। तो सत्ता पक्ष जो और मजबूत हुआ वहां पे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं। विपक्ष जो अब बेहद कमजोर है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर है। नए गठजोड़ जो पकड़ बना रहे, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई बीजेपी जीत तो गई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अब गर्दिश में है उनके तारे। लेकिन जो नया एक विपक्ष तैयार हो रहा है भाजपा के अगेंस्ट में, वो सपा और तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की फोटो लगाई है और लिखा है किनारे, उसके बगल में लिखा है कि कैप्टन का करियर खत्म, बादल भी अंधेरे में। हम इसके एडिट पेज की ओर रुख करते हैं। एडिट पेज पे 2-3 विश्लेषकों ने इस चुनाव को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश की है। कावेरी बामजई हैं जो पत्रकार हैं और लेखिका हैं, उन्होंने भाजपा की बड़ी जीत लेकिन आपकी आम आदमी पार्टी की जो नई उम्मीद है पंजाब में, उसको थोड़ा सा चिन्हित किया है। अभय दुबे कमेंटेटर हैं और अम्बेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, CSDS के फेलो भी रहे हैं। ये कारगर रही योगी की सोशल इंजीनियरिंग। जो कई नेता ये कह रहे हैं कि जो मायावती के जो वोट बैंक था, बसपा का जो वोट बैंक हुआ करता था, उसमें इनरोड्स बनाई है भाजपा ने, तब भी इतने बड़े गेन के बावजूद भी बीजेपी एक अच्छा स्वीप कर ले गई है। बिल्कुल मैं एक पॉइंट में जरा यहाँ पे रेस करना चाहूंगा कि बसपा को इस बार जितनी वोट मिला है करीब 13% के करीब,
वो 13% ही जाटो इस यूपी में है। तो एक तरीके से ये जो ये इन्होंने लिखा है कि योगी की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रही, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक में अब शायद सिर्फ जाटो ही मायावती की तरफ जा रहे हैं, और ज्यादातर दलितों का भी वोट जो है वो भाजपा प्राप्त करने में कामयाब हुई है। नहीं, मैं ये ग्राउंड की भी फाइंडिंग है, लेकिन आपकी जो आप जो कोरिलेशन बिठा रहे हैं धीरज, मैं उससे थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा एक वक्र दृष्टि से भी देखता हूं कि 13% वोट मिले हैं और 13% जाटव हैं, तो जरूरी थोड़े कि पूरा जाटव वोट मायावती को शिफ्ट हुआ, या 13% कोई कोरिलेशन तो नहीं बैठ सकता ना। वही मैं कह रहा हूँ कि 13% जाटव, यानी कि जाटवों ने भी जो है भाजपा या अन्य नहीं, ये हाँ, ये एक बड़ी संभावना है यूपी में, कई सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जो कोर वोट बैंक हुआ करता था मायावती का, वो भी शायद अब उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात 13% उनको नहीं दिए होंगे, अन्य पार्टियां हैं भाजपा में भी और सपा में भी गई होंगी जी। तो इस तरीके से किस तरीके से इनका जो पूरा वोट बैंक है वो खिसक रहा है। एक्सप्रेस ने क्या छापा है? बिल्कुल, एक्सप्रेस की जो हेडिंग है उन्होंने लिखा है कि बीजेपी आप, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, यानी कि जो यूपी पंजाब, यूपी और आप में आपके हिस्से उन्होंने पंजाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाब का है, और बाकी 4 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर और गोवा, इन चारों राज्यों में बीजेपी की जीत जो हुई है वो इनका हेडिंग उस तरफ इशारा कर रहा है। बाकी यहाँ पे तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की, ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पेज इंडियन एक्सप्रेस का है। बगल में अरविंद केजरीवाल का, जो इन्होंने कल दिल्ली हेडक्वार्टर पे इनका जो कार्यक्रम हुआ था वो दिखाया गया है। उसके जस्ट बगल में सब हेड है, होप पंडित हैव करेज टू से 2022 हैज डिसाइडेड 2024, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कल बीजेपी हेडक्वार्टर पे जो उनका वहां भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये एक तरीके से सेमीफाइनल था और 2024 में फाइनल खेला जाएगा। तो उनका यह था कि ये जो मतदान है वो भाजपा का जो स्वीकार्यता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको एक तरीके से पुनर्स्थापित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फिर से देखने को मिलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था। उसके बाद में पंजाब के लिए है कि लैंडस्लाइड फॉर ऑफ आप स्वीप्स असाइड स्टारलॉर्ड्स शिफ्ट ग्राउंड। आप ये पंजाब का सिद्धांत हमने देखा कि कई सारे बड़े बड़े नेता हार गए, और जिस तरीके से एक तरफा जीत हासिल की आम आदमी पार्टी में, काफ़ी दिलचस्प है। इसी अखबार में पढ़ रहा था कि जब कुछ पंजाब के जो नए नए विधायक चुन के गए, जब वो कल भगवंत मान से मिलने जा रहे थे तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया, वो उन्हें पहचान नहीं रहे थे कि ये उसी पार्टी के नेता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, कई सारे वाकई में आम कैंडिडेट थे और जो जीत के वहां पे पहुंचे हैं। एक मैं जरा इसे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, बहुत छोटे में हेडिंग है, ये गुलाम नबी आज़ाद का यहाँ पे स्टेटमेंट है, माई हार्ट इज ब्लीडिंग सेज गुलाम नबी आज़ाद। ये जो G23 नेताओं का था, जो कांग्रेस के नेताओं का एक सिंडिकेट बनाया था कांग्रेस में रिफॉर्म के लिए, उन्होंने बनाया था के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, और गुलाम नबी आज़ाद उसमें एक प्रमुख चेहरा थे, और वो लोग डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए उसमें कुछ मूलभूत बदलाव करने की जरूरत है। बाद में कई लोगों ने इसका विरोध किया कि आप कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि अब कांग्रेस अपने आप को कैसे, क्योंकि उनका जो दायरा है वो इतना सिमटता चला गया है, तो कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय होगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे एडिट पेज जो है इसमें है प्रताप भानु मेहता का ये आर्टिकल है, ये कमेंटेटर हैं और लिखते रहे काफी लंबे समय से, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, रिवोल्यूशन मार्चेस ऑन, असेंबली इलेक्शन रिजल्ट रिवील द बीजेपी हैज नो रियल कंपटीशन, दिस इज सॉबरिंग। तो इनका है कि अब भाजपा के सामने कोई बहुत बड़ा इस समय फिलहाल कोई उनका बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं दिख रहा है, और जैसे राज्य दर राज्य उनकी जीत हो रही है वो एक तरीके से दोहराया जो जा रहा है। तो इस समय भाजपा के सामने बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं रहा। और ये दूसरे जो आइडिया पेज पे सुहास पालसीकर ने लिखा है, जो कि पुणे में रहते हैं, लेखक हैं और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पे लिखते रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि द बीजेपी लेड पॉलिटी रिजल्ट ऑफ 5 असेंबली इलेक्शन concentrates shift in game of electoral competition that have been long in making। कि जो लंबे समय से अनुमान था कि इसी तरीके का परिवर्तन, इसी तरीके का एक नया चेंज पूरे राजनीति में देखने को मिल सकता है, वो शायद इस बार 5 राज्यों के जो चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, जो
जो हम लोग नतीजे देख रहे हैं उसको उस चीज़ को साबित किया है। चलिए, मैं हिंदुस्तान टाइम्स का रुख करता हूं और इसके साथ ही मैं आपको एक बार टैली भी बता देता हूं। रेडी रेगनर के तौर पे बार बार सुनते सुनते चीज़ें कई कई बार याद आ जाती हैं और बातचीत में हम भूलते भी नहीं हैं। कई कई बार पुराने नंबर्स भी दिमाग में चढ़े होते हैं, जैसे नया साल आता है और हम डेट में और पेन से पुरानी तारीखें डाल देते हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटें भाजपा गठबंधन ने, एनडीए ने यहाँ पे हासिल की है 273 विधानसभा सीटें। सपा गठबंधन, सपा के साथ सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी का जो एक बास्केट तैयार हुआ था पार्टियों का, उन्होंने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, बसपा के पास 1 और अदर्स के हिस्से में 2 सीटें। अदर्स कौन से हैं? 2 सीटें वो बता देते हैं आपको। एक है प्रतापगढ़ में कुंडा की सीट, जिसपे रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने जीत दर्ज की है। उसके अलावा है बाबागंज की सीट, प्रतापगढ़ की ही है, विनोद सरोज, राजा भैया की पार्टी से कैंडिडेट है वो, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उनकी पार्टी का नाम है। उन्होंने उस पार्टी से जीत दर्ज की है यूपी में, प्रतापगढ़। पंजाब के नतीजों की बात करते हैं। 117 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है, 92 सीटें, कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन है उसे 4 सीटें, भाजपा गठबंधन को 2 सीटें और दूसरी पार्टियों को 1 सीट मिलती है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 47 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 19, आपको कोई सीट नहीं मिली और दूसरी पार्टियों को 4 सीटें। मणिपुर का रुख करेंगे। मणिपुर की 60 सीटों में से 32 बीजेपी के पास, एनपीपी के पास 7 सीटें और दूसरी पार्टियों के पास 21 सीटें हैं। इसके अलावा हम गोवा की बात करेंगे। गोवा की 40 सीटों में से बीजेपी के पास 20 सीटें, कांग्रेस के पास 12 सीटें और दूसरी पार्टियों के पास 8 सीटें। इसमें से जो निर्दलीय हैं, निर्दलीयों में से कुछ एक लोगों ने बीजेपी को समर्थन देने का भी फैसला किया है, यानी सरकार खड़ी हो सकती है गोवा में बीजेपी की भी। प्रमोद सावंत ने कल कहा भी था कि वो जाएंगे, सीएम का मुख्य सरकार बनने का दावा लेकर जाएंगे। सीएम कौन होगा वो अभी देखने की बात होती है। अब हिंदुस्तान टाइम्स में हम हेडलाइंस का जिक्र करें तो सैफरन होली इन हार्टलैंड, ये लिखा है, बड़ी हेडलाइन है। आप राइजिंग इन पंजाब वाइप्स आउट ऑल कमर्स। ये पंजाब और यूपी को लेकर उनका जो जनादेश आया है उसको लेकर उन्होंने जो हेडलाइन लिखी है। लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़िएगा, अगर आपके पास समय हो, ना पढ़ पाएँ तो हम थोड़ा बता देते हैं। अगले 5-7 पेज में हिंदुस्तान टाइम्स में फैक्टर टू फैक्टर एनालिसिस किया है। व्हाट सॉन्ग द वोट इन, यूपी के फैक्टर, पंजाब के फैक्टर, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सबके फैक्टर्स उन्होंने गिनाए हैं जहां से वोट टर्न इन हुए। इसके अलावा मोदी, शाह एंड न्यू ग्रामर ऑफ इलेक्शंस, इसके अलावा की विनर्स का चेहरा उन्होंने एक जगह दिया है। इसके अलावा की लूजर्स का भी चेहरा दिया है। यूपी में की विनर्स जो बढ़िया जीत दर्ज करने वाले लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, सिद्धार्थनाथ सिंह, भगवंत मान, एन बीरेन सिंह, प्रमोद सावंत और मिशेल लोबो। की लूजर्स में पहला चेहरा है यूपी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, सिराथू विधानसभा सीट से लड़ रहे प्रसाद मौर्य का। वो पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से सपा में गए थे, फाजिल नगर से लड़ रहे थे, हार गए। चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए। अमरिंदर सिंह अपनी सीट से हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। प्रकाश सिंह बादल हार गए। हरीश रावत हार गए और उत्तराखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी भी हार गए। इसके अलावा आगे के पेजों पे भी वर्डिक्ट का मतलब क्या है तमाम बड़े नेताओं के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, योगी के लिए, अखिलेश के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मायावती के लिए और राहुल गांधी के लिए इस वर्डिक्ट के मतलब क्या है। उन्होंने वहाँ पर एक कॉलम की खबर छापी है और उसके अलावा ये भी कहा है कि एक्सपर्ट्स के, मोदी जी को कोट किया है, नरेंद्र मोदी को, कि एक्सपर्ट्स विल से 2022 है सील्ड 2024 रिजल्ट। ये बात जो कल नरेंद्र मोदी दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे। इसके अलावा अंदर आने पे मुजफ्फरनगर रॉयट्स एक्यूज्ड फॉल शॉर्ट, 3 बीजेपी एमएलएज लूज इलेक्शन, सुरेश राणा और संगीत सोम का चुनाव जो है, जिसके बारे में कल चर्चा थी। जो संगीत सोम थे, 2 बार के एमएलए सरथना कॉन्स्टिट्यूएंसी से, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अनिल प्रधान से 18,000 वोट से हार गए। तो इसका भी जिक्र है। इसके अलावा हम काफ़ी बड़ा है और इसके लिए थोड़ा सा स्किप करते हुए, समय की कमी को देखते हुए हम एडिट पेज पे जाएंगे।
जहां पे नलिन मेहता ने, जो द न्यू बीजेपी मोदी एंड मेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने एक ओपिनियन लिखा है, कहा है कि बीजेपी हैज़ चेंज्ड द ओल्ड रूल ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपको ध्यान हो, कल हमारा ललन टॉप का लाइव देख रहे थे आप, तो कल शाम के लाइव में मैं और सौरभ द्विवेदी इसी बारे में बात कर रहे थे कि बीजेपी ने कैसे अपना पॉलिटिकल चेंज जो लाया है वो कैसे दूसरी पार्टियों के लिए एक चैलेंज है, जनादेश के रूप में वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है पार्टी की जो वर्किंग है, पार्टी के जो सिद्धांत हैं, पार्टी की जो काम करने का तरीका है। आप पार्टी से सहमत ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये कैसे दूसरी पार्टियों से वोट शेयर पुल करता है, जो अभी धीरज भी बोल रहे थे कि मायावती का वोट बैंक जैसे बीजेपी ने पुल किया है। इसके अलावा राहुल वर्मा ने लिखा है कि जो CPR के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो हैं कि व्हाट द स्टेट्स व्हाट डू से अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन इतना तो बता सकता हूं कि जो शिफ्ट आया है सीन में, जो हम तमाम मुद्दों के बाद भी, तमाम मुद्दे होने के बावजूद कि रोज़गार के मुद्दे हैं और महंगाई का मुद्दा है, तमाम इरेगुलरिटीज़ का मुद्दा है, लेकिन उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर और इसके साथ ही लोगों को, गरीबों को राशन दिया जाना, इन तमाम मसलों पे बीजेपी किस तरह से बैटिंग करती है, इसकी भी बातचीत उन्होंने इस कॉलम में की है। आगे चलते हैं, अगले अखबार पे अमर उजाला है आपके पास, धीरज। शुरू करते हैं सिद्धांत। अमर उजाला ने जो है अपने पहले पेज पे एक होली का वो सेंस दिया है। होली ये तो वही तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हाँ, अभी कुछ देर पहले सिद्धांत इस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, जब कल योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम बड़े नेता एक साथ आकर के एक मंच पे उन्होंने जनता का अभिवादन किया और इस जीत के लिए बधाई दी थी। केसरिया होली पहली हेडलाइन है अमर उजाला की, और इसमें लिखा है कि भाजपा की प्रचंड जीत, यूपी समेत 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार बरकरार। तो इसकी एक और आप यहाँ पे देखिए कि पहले पेज पे अमर उजाला ने शॉर्ट में ये भी बताया है कि क्यों कोई जीता, भाजपा जीती या फिर कैसे अन्य लोग हारे हैं। तो इसमें लिखा है भाजपा का वजह बताया कि मजबूत संगठन के चलते विपक्षी दलों पर भारी पड़ी, गरीबों को आवास, निःशुल्क राशन व सुरक्षा के माहौल के चलते जनता का भरोसा बरकरार रहा। ये भाजपा के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में काम किया। वहीं अगर सपा को हम देखें तो दल बदलुओं को तरजीह, टिकट वितरण में देरी, उम्मीदवारों व संगठन में समन्वय का अभाव, शायद ये कुछ बड़े फैक्टर थे जिनकी वजह से सपा को, मेरे ख्याल से बीजेपी, मेरे ख्याल से ना इन फैक्टर्स पे बीजेपी भी चर्न करना चाहेगी धीरज, क्योंकि बीजेपी गठबंधन को जो लगभग 49-50 सीटों का नुकसान हुआ है पिछले साल के चुनाव की अपेक्षा। 312 सीटें बीजेपी खुद अपने दम पर लाई थी पिछले साल, और इस बार 255 के आंकड़े पर है बीजेपी खुद। 255 बीजेपी। हाँ, तो मतलब लगभग ये 50-60 सीटों का नुकसान सीधे बीजेपी को जो हो रहा है। तो बीजेपी एक बार चर्न करना चाहेगी इस खुद को कि वहां उनसे कहाँ पे दिक्कत हुई। मतलब समाजवादी पार्टी तो चर्न तो करेगी ही, उन्होंने अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट भी किया है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है, और लेकिन उनके पिछले बार के आंकड़े के मुकाबले वो अभी 72-73 सीटें ऊपर हैं पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो 47 थे, इस बार 125 गठबंधन है, सपा गठबंधन। वो तो अपना गणित तो परखेंगे ही, साथ में बीजेपी के लिए भी ये बारी है कि वो कितना परख सकते हैं। बिल्कुल। बसपा के खराब प्रदर्शन की इसमें एक बड़ी वजह बताया कि पार्टी की कमजोर रणनीति के साथ प्रचार भी कमजोर रहा, मैदान पे प्रत्याशी बहुत कम नजर आई। हम लोग देख रहे थे जब आप भी ग्राउंड पे गए, बहुत सारे मतदाता ये कह रहे थे कि बसपा के लोग दिख नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे मीडिया से भी उनका बहुत ज्यादा बातचीत नहीं रहा। और कांग्रेस के बारे में लिखा है कमजोर संगठन ने स्थिति और खराब की, पिछले कई विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं रहा है। प्रमुख चेहरे जो हार गए हैं उनके बारे में, अच्छा एक चीज सिद्धांत ये भी है कि भाजपा जो है दोबारा बड़े बहुमत से आई सत्ता में, लेकिन इनके 8 मंत्री इस बार हार गए चुनाव। तो जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, सतीश द्विवेदी हैं, उपेंद्र तिवारी हैं, मोती सिंह हैं, अब तो ये बड़े नाम, कई सारे बड़े नाम हारे हुए हैं इस बार चुनाव में। बिल्कुल। तो अब हम लोग, ये रहा आपका फ्रंट पेज पे आपके बारे में, आपका सैलाब, और जो कि उन्होंने 117 में से 92 सीटें जीत ली हैं। हम लोग ये अब आपको डायरेक्ट जो है एडिट पेज की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे आपको जरा जल्दी में बता दें कि भाजपा और तमाम पार्टियों का यूपी में वोट शेयर किस तरीके से बढ़ा है और घटा है। तो 2017 में भाजपा को 39.67% वोट मिले थे, इस बार उन्हें 41.63
21.38% वोट मिले हैं। सपा को 2017 में जो है 21.82% वोट मिले थे, इस बार 32.3% वोट मिले हैं। और जो है अखिलेश यादव ने अभी सुबह सुबह उनका ट्वीट आया था कि जो है हमारा वोट परसेंट बढ़ा है और हम आगे भी लगातार कोशिश करते रहेंगे। बसपा के वोट परसेंटेज में काफी गिरावट है, वो मेरे ख्याल से 1991 के बाद से सबसे न्यूनतम स्तर पहुंच गया है। 2017 में उन्हें 22.23% वोट मिले थे, इस बार वो घट के महज 12.83% हो गया है। कांग्रेस का भी यही हाल है, 2017 में उन्हें 6.25% वोट मिला था, इस बार सिर्फ 2.35% वोट मिला है। और 4 राज्यों में भाजपा दोबारा से सरकार में, उत्तराखंड में भी भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 2017 में उन्हें 46.5% वोट था, इस बार वो 44% वोट अपना बरकरार रखा उन्होंने। कांग्रेस को पिछली बार 37.91% वोट मिले थे और इस बार वो लोग 17 सीटें जीत पाए हैं। तो आप ये देखेंगे कि एडिट पेज पे जो है नीरजा चौधरी, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने लिखा है कि नए सितारे के रूप में उभरी योगी। इस जीत के बाद में 2 बातें हो रही हैं कि योगी के जो यूपी में विरोधी थे, जो पार्टी के भीतर थे, वो अब एक तरीके से साइडलाइन हो गए हैं। हो सकता है उतना उनकी वो उतनी भागीदारी न निभा पाए, और योगी को एक तरीके से नंबर 2 के रूप में देखा जा रहा है देश के स्तर पे, कि राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाले दिनों में। और जो एक मेन एडिटोरियल है ये यशवंत व्यास ने लिखा है, इसकी हेडिंग यहाँ दी गई है, प्रतिपक्ष की सेल्फी, विपक्ष आखिर क्यों अपने भ्रम के पर्दे में अपनी ही बनाई तस्वीर देखकर रिश्ता रहता है और हर एक हार पर एक नई कहानी गढ़कर खुद को बहला लेना चाहता है। ये सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया को लेके ये कहा जाता है कि जो है ज्यादातर का ये जमीन पे नहीं दिख रहा है विपक्ष की भूमिका, और सोशल मीडिया में ही ज्यादा एक्टिव हैं जी। या ऐसा भी कहा जाता है कि 4 साल लोग शांत रहते हैं और आखिरी के दिनों में फेसबुक जनादेश को साधना चाहते हैं, कोशिश की जाती है और नतीजा यही निकलता है कि फिर एक और हार का सामना करना पड़ रहा है विपक्ष को। चलिए एनबीटी का रुख करते हैं। नवारा टाइम्स हेडिंग है, फूल झाड़ू ने किया कमाल, दिल्ली मॉडल ने आपको पंजाब में दिलाया पूरा हक। ये एनबीटी की हेडलाइन है। क्या दिखा पा रहे हो मन इसको? बढ़िया। तो हमारे कैमरामैन ने मन ने कह दिया है मतलब दिखा पा रहे हैं। और इसके अलावा 2024 इलेक्शन की रेस, उसको लेकर उन्होंने एक आकलन पेश किया है। फिर से वही कि 3-4 पेज में इलेक्शन का विश्लेषण है, कई सारे फैक्टर्स, कई सारी छोटी बड़ी खबरें, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के बड़ी बड़ी सीटों, बड़े बड़े नेताओं का जीतना और हारना, ये बात बार बार आ रही है। बीजेपी को एनसीआर में सबसे बड़ी जीत, अंदर के पेज का सब हेड है जी। ये बात भी सही है कि बीजेपी को दिल्ली एनसीआर के ही क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने को मिली है। गाजियाबाद की जो साहिबाबाद विधानसभा है, वहां पे सुनील शर्मा जो हैं वो 2 लाख से ज्यादा, 2,14,000 वोट के डिफरेंस से जीते हैं। पाया तो और ज्यादा है उन्होंने, लेकिन जो वोट डिफरेंस है वो 2,14,000 का है और रिकॉर्ड भी बना दिया है। हाँ, वो नेशनल रिकॉर्ड है। और इसी चुनाव में 2 रिकॉर्ड टूटे। हाँ, पंकज सिंह ने पहले तोड़ा, नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ा 1,81,000 वोट का डिफरेंस से जीत दर्ज करके। और फिर साहिबाबाद से इन्होंने सुनील शर्मा ने अमरपाल शर्मा को हराया था सपा के 2,14,000 वोट का। इसके अलावा अंदर के पेज पे चलें तो एडिट पेज पे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। अवधेश कुमार हैं, उन्होंने मोदी योगी ने यूपी में कैसे रचा इतिहास, इसको लेकर उनकी एक एनालिसिस है। रमेश तिवारी का कॉलम है और इन सब चीज़ों पर कुछ किस्से हैं, पॉलिटिकल के किस्से हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ रीडर्स के मेल हैं, तमाम चीज़ें हैं इसके आसपास। और मैं हिंदुस्तान हिंदी अखबार का रुख करूँगा। कल नरेंद्र मोदी जब शाम को जेपी नड्डा के साथ और अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के साथ मंच पर बैठे हुए थे दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में, और संबोधन दिया उन्होंने, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद उसके ठीक पहले उन्हें माल्यार्पण किया गया। उस माल्यार्पण की तस्वीर हिंदुस्तान अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे छापी है। हेडिंग है, मोदी मैजिक बरकरार। उसके बाद उनके हिंदुस्तान के संपादक जो शशि शेखर, उनकी त्वरित टिप्पणी है नीचे इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट को लेकर, और इस बात की टेक के साथ कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस चुनावी नतीजों से सीख क्या लेने की ज़रूरत है।
साथ में है विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार, उनका कॉलम है अंदर, और CSDS के प्रोफेसर और पूर्व निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार का एक कॉलम हिंदुस्तान अखबार ने दिया है। हिंदू, बिल्कुल, हिंदू का मैं जल्दी में जिक्र कर दूं। मेन वही बातें हैं फ्रंट पेज पे। इनकी हेडलाइन काफी सोबर है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं सोबर है हेडलाइन। वाह, हेडलाइन सोबर है। तो हिंदू को लेके हिंदू थोड़ा सा उसमें रहता है ना, वो एक वो UPSC वाले बच्चों की पसंद, और हाँ उस वाला, हाँ ध्यान में रखते हुए हिंदू में अगर आप डेटा में इंटरेस्टेड होंगे और विस्तार से अगर एनालिसिस पढ़ना चाह रहे होंगे, तो आप हिंदू का ये पेज आप देख सकते हैं। इसमें विस्तृत जो है डेटा एनालिसिस है कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर, कितना बढ़ा, कितना घटा, जातिवार कितना घटा बढ़ा, रीजन वाइज कितना घटा बढ़ा, किसका कहाँ किसे जीत मिली, कहाँ किसे हार मिली। एक अच्छा एनालिसिस इन्होंने किया है, बहुत बड़ा है, ये बताना आसान नहीं है जरूर। इसको ये एक एनालिसिस उन्होंने दिया है कि जो बाइपोलर इलेक्शन था उसमें बीजेपी का गेन कैसा था, उसको लेकर उन्होंने रीजन वाइज ब्रेक डाउन किया। अगर आप बंगाल चुनाव के समय हमारा बंगाल केरल के चुनाव जब हो रहे थे, तो हमने कार्तिकेय हमारे एक साथी हैं, उनके साथ रीजन वाइज इलेक्शन को देखा था। कार्तिकेय डेटा को चर्न करते हैं, तो US में रहते हैं वो, तो उन्होंने रीजन वाइज कि कहाँ पे क्या हुआ उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। कार्तिकेय से हम इन चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे। और आप 5 राज्यों का, जैसे कि अगर आपकी दिलचस्पी है रुहेलखंड में जैसे 52 सीटें थी, वहां पे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 61 सीट, बुंदेलखंड में 19। उसके बाद इन्होंने शुगर केन बेल्ट, गन्ना बेल्ट, जब चुनाव में पश्चिमी में गन्ना बेल्ट काफी बातचीत होती है, वहां पे क्या स्थिति रही। उसके अंदर पोटैटो बेल्ट, आलू का उत्पादन जिन क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जिसके लिए चर्चित है, तो वो सारा कुछ तो काफी अच्छे से इन्होंने दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगले भी पेजेस पे जो है इसी तरीके से यूपी जैसा पंजाब, गोवा, मणिपुर, सबका एक रीजन वाइज अच्छा एनालिसिस है। और इनको फिर आगे है कि हु विल लीड अपोजिशन रेस इन 2024। ये एक सिद्धांत बड़ा विषय अभी मतलब चल रहा है कि क्या कांग्रेस की जगह जो अभी तक एक नेशनल लेवल पे अपोजिशन पार्टी की बनी थी, क्या अब रीजनल पार्टी बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तमाम ये मिल करके एक नया अपोजिशन खड़ा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ही नहीं, यूपी में भी आप देखिए अपना दल सोनेलाल जो गुट है जी, उनके पास 11-12 सीटें हैं इस बार। तो यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अगर विधायकों के संदर्भ में बात कीजिए तो यूपी में सबसे ज्यादा, सपा के पास सबसे ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी सोनेलाल के पास है। तो मतलब छोटी पार्टियों का एक जो प्रस्फुटन हो रहा है इस सिनारियो में, वो काबिले गौर है। जो रीजनल पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो ये फारक्राई थी कि हमारे पास पावर नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं है, उस फारक्राई से वो एक फुल फ्लेजेड स्टेट होल्ड करने जा रहे हैं। और अब वो GST काउंसिल में बैठेंगे, अब उनकी अपनी से होगी, उनका अपना बजट होगा और सब कुछ होगा वहां पे। सबसे बढ़िया पहली बार उनके पास पुलिस होगी, जो एक बड़ा मुद्दा। दिल्ली में हमेशा कोई भी मैटर होता है तो लड़ाई होने लगती है कि हमारे पास पुलिस नहीं है, पावर नहीं है, इस तरह अमित शाह से कि हमारे अंदर में पुलिस दीजिए। तो अब लेकिन एक चैलेंज भी है इनके लिए कि कैसे अपने आप को साबित करते हैं, क्योंकि दिल्ली तो चलिए छोटा, ज्योग्राफिकल कंडीशन से भी छोटा एरिया है, सेंटर सपोर्ट है, लेकिन अब राज्य में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे। और पंजाब के मुद्दे इतने जटिल हैं, इतने सालों से लोगों ने वोट ही उनको अजी जाके पूरा इन पार्टियों से दिया है, तो अब कैसे वो करते हैं, ये चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के सामने। जी। टाइम्स ऑफ इंडिया, बीजेपी ब्रेक्स साइकिल इन यूपी, आप हिवेल इन पंजाब। अब हिवेल को उन्होंने वर्ड प्ले किया है, आप हिवेल इन पंजाब। मतलब देख लीजिए, तो मतलब ये आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा सा आप हिवेल देखने के लिए। आप हिवेल इन पंजाब की तरह भी किसी ने एक अपोक्लिप्स करके लिखा था, अपोक्लिप्स लिखा था, अपोक्लिप्स कौन सा अखबार है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी आपको बताएंगे जी। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैज वॉन, एक सब हेड है अंदर के पन्नों में। उसके अलावा तमाम खबरों, तमाम बातों के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने, मैं देखना चाह रहा हूं कि अपने एडिट पेज पे क्या कमेंट किया है इस चुनावी रिजल्ट को लेके। एक तो चुनाव के बाद ना अखबारों के पन्ने बहुत ज़्यादा विश्लेषणों से, बहुत ज़्यादा मतलब सीट टू सीट, फैक्टर टू फैक्टर, नेता टू नेता, मतलब ये विधानसभा चुनाव में जैसे यूपी जैसे विधानसभा, जैसे 403 विधानसभा सीटें हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है। बद्री नारायण, मुश्किल हो जाता है इतना इन्फॉर्मेशन कैसे वो जी पचा पाएंगे। तो GV पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज, झूसी में है ये, आप
आपके इलाके में पड़ता है, आपके इलाके में पड़ता है। वहाँ के डायरेक्टर हैं बद्री नारायण, लेखक हैं, हिंदी के कवि हैं और सोशल साइंसेस के पढ़ाते हैं, लिखते हैं, कई सारी किताबें भी उनकी कलम से निकली हैं। उनका कमेंट है हाउ द साइलेंट बीजेपी वोटर वॉन इन यूपी। और इसके बाद है गिलिस वर्नियर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट अशोका यूनिवर्सिटीज, उसमें कांग्रेस इन फ्री फॉल, उसका उन्होंने एक आकलन पेश किया है। इसके बाद हम बात करेंगे दैनिक जागरण की, हिंदी बेल्ट का अखबार है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है। योगीरा सारा, जो जोगीरा होता है ना, तो हाँ उसका वर्ड हाँ अखबारों के लिए यूजुअली चुनाव का अगला दिन जो होता है वर्ड प्ले का होता है। और बिहार चुनाव का जब रिजल्ट था, बिहार चुनाव के रिजल्ट के दरमियान मुझे याद है कि रात तक, बहुत देर तक कई सारे सीटों के चुनाव फंसे हुए थे 2020 में जब हो रहा था। तो अखबार में पता नहीं आपने कितना काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन अखबार में ये होता है, मैंने भी अखबार में मतलब डेस्क पे तो नहीं मैं रिपोर्टिंग की है, लेकिन अखबारों में ये होता है कि पेज बना लिया जाता है, ठीक है। अगर मैंडेट क्लियर हो गया शाम तक तो पेज बन जाता है और वो फिर प्रेस में चला जाता है। लेकिन अगर पेज नहीं बना समय से, रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट में उल्टी पलटी हो गई, कोई बड़े नेता का चुनाव फंसा है, हार गए, जीत गए, पलट गया, तो पेज को फिर से बनाना पड़ता है। उसको कहते हैं पेज तोड़ना, पेज तोड़ा जाता है। कल जैसे सिराथू का मामला फंस गया, सिराथू में पेज तोड़ा गया होगा या सिराथू का पेज सबसे देर में फाइनल हुआ होगा, मेरे ख्याल से कॉलम छोड़ के रख लिया गया। इस तरह की प्रैक्टिसेस अखबार में होती रही हैं। लेकिन हमको सिराथू का रिजल्ट अच्छा नहीं है अखबारों में दिखाई नहीं सिराथू रिजल्ट कई सारे अखबारों में, मैंने शुरुआत में कहा कि जिस तरह से बड़े नेताओं का जिक्र हो रहा था उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। तो दैनिक जागरण के वर्ड प्ले हमने बताया। उसके बाद है A.K. वर्मा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। उनका कमेंट है डबल इंजन की सरकार का दम। और उसके बाद है राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार का एक कॉलम और 2-3 चीज़ें इसके साथ छापी गई हैं। और मेरे पास आखिरी अखबार कोई नहीं है, अब आपके ही सब आप ही हैं गुरु। करते हैं, ये ट्रिब्यून है मेरे हाथ में इस समय, पंजाब का जो है बड़ा अखबार है। इन्होंने पहली इनकी हेडलाइन है केजरीवाल इंकलाब। तो जी ये केजरीवाल इंकलाब, उन्होंने उनके पूरा प्रदर्शन के बारे में लिखा है। आगे है सेकेंड इनिंग फॉर सीएम योगी। एक इन्होंने बनाया है कि स्टॉल वार्ड्स फॉल, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे वो कैसे हार गए। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर बादल, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया, ओपी सोनी, मनप्रीत बादल, राजकुमार वर्का, संगत सिंह, ये बड़े नाम हैं। विजय स्टॉलवर्ड्स फॉल, हाँ ये बड़े बड़े लोग हैं। इनमें तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो हार गए हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें हराया है। इसमें एक चीज और है कि बिगेस्ट अपसेट इन लंबी, जो कि प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र में इस बार चुनाव लड़ रहे थे और लंबे समय से वो लंबी के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार 50 साल बाद वहां से किसी पार्टी ने उन्हें हराया है। तो ये एक काफी बड़ा उलटफेर हुआ लंबी में। उसके बाद में ये इनका ओपिनियन जो एडिटोरियल पेज है वो हम देख लेते हैं। यही है, आर्टिकल लिखा है नॉस इंडिका ने, राजेश रामचंद्रन ने ये आर्टिकल लिखा है केजरीवाल एज अ कंटेंडर। तो जैसा कि हमने अन्य में देखा कि केजरीवाल को एक बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और रशीद किदवई का कॉलम है, रशीद किदवई ने लिखा है, राधिका रामशेषन ने लिखा है, बिल्कुल बैटर्ड कांग्रेस, राधिका रामशेषन ने सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा है होम रन फॉर बीजेपी इन यूपी। तो इसी तरीके के पंजाब का अगर अच्छा एनालिसिस है इसमें काफी ट्रिब्यून में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है वोटर्स चॉइस मोदीज मोस्ट उपयोगी। यूपी और योगी को लेकर बीजेपी ने जो वर्ड प्ले किया था उपयोगी वाला, वो एक हेडलाइन लगाई है। बीएस बिजनेस स्टैंडर्ड उन्होंने लिखा है बीजेपी ड्रब्स अपोजिशन 4-1। फुटबॉल के स्कोर की भाषा में, जो हॉकी का स्कोर फुटबॉल का स्कोर होता है, उस भाषा में बीजेपी ड्रब्स अपोजिशन इन 4-1, यानी 4 बीजेपी के पास, 1 आम आदमी पार्टी के पास। और स्टेट्समैन जो एक पुराना अखबार है, कई सारे लोगों के बीच में प्रचलित है अभी भी, बीजेपी रिटेन्स 4 स्टेट्स, आप रेस्ट्स पंजाब, इसको लेकर ये बातचीत है। तो अखबार तो पूरे हो गए ना गुरु? पूरे अखबार। तो ये थे अखबार आज के।
अखबारों में क्या कुछ छपा, क्या कुछ लिखा गया। बीजेपी 4 राज्यों में फिर से सत्ता बनाती हुई नजर आ रही है। सीएम फेस कौन होगा, क्या होगा, कई सारी जगह स्थिति साफ है, कई सारी जगह स्थिति सही साफ नहीं है, ये भी देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में आ चुकी है, भगवंत मान को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। ये भी देखना होगा कि आगे क्या होता है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल बनेगा, किसको क्या प्रोफाइल मिलता है, किसको क्या प्रोफाइल नहीं मिलता है। कई बार नेता होते हैं जो हार जाते हैं चुनाव में, फिर भी उनको मिलती है एक प्रोफाइल, फिर भी तब किसी सीट से जीत कर आना होता है या एमएलसी बनाकर भेजा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पुष्कर धामी हार गए हैं उत्तराखंड में, तो हालांकि वहां तो विधान परिषद नहीं है, तो उनको तो शायद एक सीट खाली करके दोबारा से लड़ाना पड़ेगा। अगर वो सीएम बनते हैं तो तब उस स्थिति में तो उस पूरी स्थिति की, मंत्रिमंडल विस्तार की, तमाम चीजों की उठापटक की कवरेज भी, दिल्ली में दौड़ भी लगने वाली है, लोगों का सब होगा अभी सारा कुछ। तो उस पूरी जुगत की भी कवरेज लल्लन टॉप करता रहेगा, आपके सामने हम लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।